नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग बुलेटिन में आज एक बार फिर बात जाट आरक्षण की होगी। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। धरना शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि जब सरकार आंदोलनकारियों की सभी मांगों पर सकारात्मक रूप दिखा रही है, तो फिर बेवजह यह आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? मांगों पर मोलभाव क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में है, तो फिर आंदोलन के मायने क्या रह जाते हैं? बिग बुलेटिन में आज कुछ ऐसे ही सवालात हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश है आज की बिग बुलेटिन की बिग डिबेट। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जाट आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर जाट समुदाय का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। सरकार के लाख आश्वासन के बाद भी आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मुख्य तौर पर आंदोलनकारियों की मांग है कि जाट समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिले, हिंसक आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस हों, जेल में बंद युवाओं को रिहा किया जाए, मृतकों के आश्रितों को पक्की नौकरी मिले, मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा मिले, बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी पर कार्रवाई हो, माहौल खराब करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और मुआवजे को लेकर मोल भाव भी लगातार हो रहा है। सोमवार को 5 सदस्यीय कमेटी और सरकार के साथ हुई बैठक में भी मुआवजे पर चर्चा हुई। जाट प्रतिनिधि मंडल ने मुआवजे को नाकाफी बताया, जिसके बाद कमेटी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात कर गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जैसे कि सरकार ने पहले से ही जो घायल लोग हैं उनको मुआवजा वितरित करना शुरू कर दिया था, लेकिन मलिक साहब की तरफ से ये डिमांड थी कि जो डिसेबल्ड हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो उस पर सरकार ने विचारोपरांत ये निर्णय लिया है कि जो डिसेबल्ड हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने मृतकों के आश्रितों को डीसी रेट पर नौकरी भी दे दी है, लेकिन आंदोलनकारी इस मांग पर अड़े हैं कि मृतकों के आश्रितों को नियमित नौकरी दी जाए। सरकार की ओर से गठित कमेटी ने इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है। पक्की नौकरी का विषय था, उनको बताया गया कि 25 व्यक्तियों को ऑलरेडी सरकार की ओर से नौकरी दी गई है, जो कि अलग अलग विभागों में है, लेकिन उनकी तरफ से यह है कि पक्की नौकरी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी आगे सरकार विचार करेगी, उस पर अभी कोई सहमति नहीं मिली। हालांकि पहले मनोहर सरकार ने नौकरी देने से इनकार किया था, लेकिन आंदोलनकारियों के दबाव में मनोहर सरकार को झुकना पड़ा। आंदोलनकारियों की मांग है कि मुकदमे वापस लिए जाएं और जेल में बंद युवाओं को रिहा किया जाए। सरकार पहले ही सैकड़ों मुकदमे वापस ले चुकी है, लेकिन आंदोलनकारी सभी आरोपियों से केस वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। शायद आंदोलनकारियों की ये मांग जायज नहीं है, क्योंकि जेल में जो आरोपी बंद हैं, उन पर हरियाणा में हिंसा फैलाने का आरोप है। काबिले गौर है कि फरवरी 2016 में हुई हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़े स्तर पर निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आंदोलनकारियों की मांग है कि बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी पर कार्रवाई हो। दरअसल आंदोलनकारी फरवरी 2016 में हुई हिंसा के पीछे राजकुमार सैनी की बयानबाजी को वजह बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उनको कैसे बरी किया जा सकता है। सवाल ये भी है कि आंदोलनकारियों की यह हुंकार कितनी जायज है, इनके आगे सरकार अब और कितना झुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंदोलनकारियों का आंदोलन 20 से ज्यादा दिनों से जारी है। वक्त बीतने के साथ साथ अब आंदोलनकारियों का व्यवहार भी बदलने लगा है। कहीं कभी कोई हथियार लहरा रहा है, तो कहीं कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करके सुर्खियां बटोर रहा है। मलिक साहब ने जीतन बात कोरोना चन्नू कहे ना का 24 घंटे में मोदी की नाड़ काट देंगे, बेशक कहेगा आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। मलिक साहब ने जीतन बात कोरोना चन्नू कहे ना का 24 घंटे में मोदी की नाड़ काट देंगे, बेशक कहेगा आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। सुन लिया आपने, ये है आंदोलनकारियों का व्यवहार। और विवादित टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है।
ये विवादित बोल बयां करते हैं कि आंदोलनकारियों के तेवर बदलने लगे हैं। एक बार फिर से सुनिए। मलिक साहब है जिदन बात करो ना तन्नू कहे ना कि 24 घंटे में मोदी की नाड़ काट देंगे, पेशे कहेगा आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। मलिक साहब है जिदन बात करो ना तन्नू कहे ना कि 24 घंटे में मोदी की नाड़ काट देंगे, पेशे कहेगा आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। अब इस शख्स से आपका तारुफ करवाते हैं। ये हैं सोमवीर जसिया। ये पिछले साल हुए हिंसक आंदोलन में आगजनी के आरोपी हैं और अब सोमवीर जसिया ने यशपाल मलिक की मौजूदगी में शर्मनाक टिप्पणी कर दी। इस विवादित टिप्पणी के लिए सोमवीर जसिया पर देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी जसिया की है। देखिए कैसे धरना स्थल पर हथियार लहराया जा रहा है और कैसे कानून को चुनौती दी जा रही है। आंदोलन के भटकाव में सिर्फ आंदोलनकारी ही नहीं, आंदोलन के अगुवा भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कम से कम यशपाल मलिक का ये बयान तो यही कहता है। 1 तारीख से ऐसे होगा आंदोलन, कोई बिजली का बिल नहीं देगा भाई, कोई पानी की आवाज नहीं देगा भाई, कोई लोन वापस नहीं करेगा भाई 1 तारीख से। अब जरा सोचिए, बिजली का बिल न भरना कहां तक जायज है, पानी का बिल न भरना कहां तक जायज है और यशपाल मलिक के ये सुझाव कहां तक जायज है। अगर ऐसी ही बयानबाजी होती रही तो फिर आंदोलन न सिर्फ दिशाहीन हो सकता है बल्कि पिछले साल की तरह अगुवाई कर रहे लोगों के हाथ से आंदोलन निकल भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो 2 रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने पूरा जो 20 दिन का खाका है उसको खींचने की कोशिश की है। अब 20 दिन हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, लेकिन आंदोलनकारी हों, आंदोलनकारियों के नेता हों, इस शांतिपूर्ण आंदोलन में बढ़ती हुई भीड़ को देखकर उनके सुर अब बदलते जा रहे हैं। ये क्यों बदल रहे हैं, ये एक सवाल है और इसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। आंदोलन के आज के तारीख में मायने क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज बड़ा पैनल है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। सुरेंद्र धैया जी हमारे साथ हैं, जाट नेता हैं और धैया खाप के प्रधान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। परवीन अत्रे इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। रण सिंह मान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और संजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ आज हरीश जी हैं जो एक एडवोकेट हैं, वकील के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक बलहारा साहब रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, यशपाल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और ये जो आंदोलन चल रहा है इसको लीड कर रहे हैं हरियाणा में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम रोहतक से ही लेते हैं। अशोक बलहारा साहब, लगातार 20 दिनों से आपका आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसी आंदोलन में बंदूक लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसी आंदोलन में यशपाल मलिक जी की उपस्थिति में जसिया साहब कह रहे हैं कि अगर आप कहें तो मोदी साहब की गर्दन काट के ला देंगे। इसी आंदोलन में यशपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि बिजली का बिल, पानी का बिल देना बंद कर दो। कहां जा रहा है ये आंदोलन? देखिए, जहां तक बात इस आंदोलन की है, बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को 36 बरादरी का समर्थन है और सबसे अहम बात, जाटों का एक मुश्त ये आंदोलन है और यशपाल मलिक की रहनुमाई में चल रहा है। जहां तक आपने गन की बात की, एक बच्चा था वो खिलौना गन के तौर पर लेकर आया और सभी ने स्टेज के माध्यम से ये कहा किसी प्रकार का चाहे भले ही खिलौना हो आगे से कोई लेकर न आए। जहां तक बात सोमवीर के बयानात की है, वो बयानात जिस एकदम जोश के साथ उन्होंने दिया, उसी के बाद उस बयान को कंडेम कर दिया। लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री की गरिमा का पद है, इसमें कोई दो राय नहीं, और गरिमा में पद है और सोमवीर ने इसके लिए अक्षमा याचना की थी और आगे से इस प्रकार का कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। और रही बात अब बिजली पानी की, जो आपने कहा,
ऐसा और ये योग जो आंदोलन आप हम चलाएंगे एक के मार्च। नेता यशपाल मलिक जी अब गांधी बनकर सत्याग्रह चला रहे हैं कि पानी का बिल बंद कर दीजिए, बिजली का बिल बंद कर दीजिए, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल 100% हम ये ऐसा ही होगा आंदोलन चलाएंगे जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। देशद्रोह का मुकदमा सोमवीर पर तो बड़ा जल्दी दर्ज किया है सरकार ने, क्या राजकुमार सैनी पर किया? क्या हमारे को जिसने ये कहा कि नसबंदी करवा देंगे जाटों की, रोशनलाल आर्य पे किया? पूरा प्रदेश फुकवा कर रख दिया इस एक सांसद ने, उस पर क्या कार्रवाई की? अशोक बल्लारा जी, अभी आप कुछ सेकंड पहले आप कह रहे थे कि सोमवीर जसिया ने जो बयान दिया वो आवेश में आकर दे दिया। अब जब देशद्रोह का मामला लग गया तो आप उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। डिसाइड कर लीजिए, वो जो बयान दिया था वो उन्होंने वापस लेने क्या, या जो पछतावा जो प्रकट कर रहे थे वो ठीक है, या जो ये एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं ये ठीक है? दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जनता भी देख रही है और बाकी जनता भी देख रही है। नहीं है ना, आधा कोई बात नहीं, जनता देख रही है तो हम इस बात की कोई पश्चाताप नहीं। हम ये कह रहे हैं सोमवीर ने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री का पद गरिमा पूर्ण, मतलब आपको इस बात, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप भी लगभग फिर वही बयान दे रहे हैं। एक मिनट अशोक बल्लारा जी, फिर आप भी वही बयान दे रहे हैं। उस बयान का अगर आप समर्थन कर रहे हैं जो सोमवीर जसिया ने दिया कि मैं, अगर आप कहें यशपाल मलिक जी, तो मैं प्रधानमंत्री की गर्दन काट लाता हूं, तो आप उस बयान का समर्थन कर रहे हैं? देखिए नहीं समर्थन नहीं कर रहे। उस बयान को कंडेम किया, वहीं से स्टेज से कंडेम किया, और सोमवीर ने उसके लिए खेद व्यक्त किया। इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। हम समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद गरिमापूर्ण पद है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई समर्थन नहीं कर रहा इस बात का, ये गरिमापूर्ण पद है। यशपाल मलिक जी ने इसका विरोध जताया, क्योंकि यशपाल मलिक जी हाथ में माइक लेकर खड़े थे जब ये बयान दिया गया था। उसी हमने तो उस समय नहीं सुना, बहुत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और कल परसों उन्होंने अगर टीवी नहीं देखा होगा, दोबारा दिखा देते हैं कि कितना खंडन किया उन्होंने। बहरहाल सुरेंद्र दहिया हमारे साथ हैं, आपके विरोधी माने जाते हैं, इनसे हम जानते हैं ये जो बयानात आ रहे हैं और जिस दिशा में ये आंदोलन, जिसके अग्रणी नेता के तौर पर यशपाल मलिक साहब जुटे हैं, ये आपको रास नहीं आ रहा, क्यों? आपने कहा कि मैं इनके खिलाफ हूं, अलग गुट से हूं। मैं इनके खिलाफ, मैं समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं इनकी नीतियों के खिलाफ हूं। इनकी ये नीति है नहीं कि भी जाटों को आरक्षण मिले। वैसे खापे जो है ना 36 बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं और हम उसी पैटर्न पे चलते हैं। इन्होंने खापों को गालियां दी, खापों का विरोध किया, खापों के बारे में अनसंट बातें कही। हम इस चीज का विरोध करते हैं क्योंकि बुद्धिजीव नहीं लगते ये। मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा इनके पास बुद्धि है ही नहीं। रही दूसरी बात, आज तक इन्होंने समाज के प्रति नहीं, आपके बारे में ये कहा जाता है सुरेंद्र दहिया जी, जो भी यहाँ पे नेता आते हैं, कि आप तो हो सरकारी जाट। जब सरकार आपको बुलाती है, अभी अभय चौटाला आए थे हमारे कार्यक्रम में, शनिवार को उनका इंटरव्यू हमने टेलीकास्ट किया था। आपका नाम का जिक्र करते हुए ये कह के गए आप सरकारी जाट हैं और जब भी सरकार आती है आप जाके उनकी गोद में बैठ जाते हैं। ये अभय चौटाला जी के वचन। ये तो मेरा अपना टैलेंट है, फिर कल ना चौटाला जी आएंगे उनकी गोद में बैठाएंगे। उन्होंने सबके लिए कहा जिसकी सरकार आती है उसकी गोद में बैठते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, हम किसी की गोद में नहीं बैठते। 23 साल हो गए मैं खाप की प्रधानता करते, मेरे से पहले 18 साल मेरे बड़े भाई रहे हैं। उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था 96 में, सबको पता है। इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर दिया था। अगर हमने जो लालच होता तो हम टिकट लेते और इलेक्शन लड़ते। नंबर एक बात। दूसरी, हम किसी की गोद में नहीं बैठते। सरकार के पास जाना होता है समाज के कामों के लिए। अगर किसी की मनसा ये इतनी छोटी सोच है कि अभी सरकार के पास जाते हैं तो उसकी गोद में बैठ जाते हैं। पहले ये बताइए हमें सरकार से कौन सा काम ऐसा करवा लिया कि मेरा पर्सनल कोई काम हुआ हो? नहीं, वो जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की बात है आपकी। जब हवा सिंह सांगवान साहब की बात आती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे हवा सिंह सांगवान जी। यशपाल मलिक साहब से भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है और आपसे भी नहीं है, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि जो जाट समुदाय की जो मांग है उसको लेकर यशपाल मलिक एक संघर्ष कर रहे हैं। क्या संघर्ष किया तक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप भी हमारे दोस्त हैं, वो भी दोस्त। उस संघर्ष में जो वीक पॉइंट है वो आपके पास आने से पहले हमने गिनवा दिए, ठीक है।
वो जो बयान जसिया ने दिया, सोमवीर जसिया ने दिया, वो बयान एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनवा देंगे। लेकिन आपसे हम ये जानने चाहते, जब आपका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई बंदा वहां पे बैठा नहीं, फिर आप काहे की चौधराहट में फंस जाते हैं? जब आप कोई सुनता नहीं, कोई बोलता क्या नहीं। मेरा वो समाज नहीं है जो गुमराह हो रहा है? हाँ। मैं उस 36 बिरादरी से नहीं आता हूँ क्या जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग गलत रास्ते पे चल चुके हो? आप क्या कोई यही तो नहीं होने वाला वहां बैठ के? क्या गलत रास्ता आपको इसलिए तो नहीं लग रहा कि आप लोगों की तो फॉलोइंग है नहीं? एक यूपी से हैं हमारे यशपाल मलिक, उनको फॉलोअर ज्यादा मिल गए हरियाणा में दहिया साहब या सांगवान साहब की तुलना में। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिक्चरें बनती हैं और पिक्चरों में बहुत फॉलोअर हो जाते हैं। हर एक देखो 3 घंटे के लिए एक पिक्चर आती है, अरबों करोड़ों का जो है ना बिजनेस कर लेती है, उसके बाद जीरो हो जाती है, उसमें से कोई शिक्षा नहीं ले पाता। उसको बस ये देख लेते 3 घंटे खुश होकर बैठ के देख ले। ये जो बैठने वाली बात है, ये जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इसमें आकर सांगवान साहब के प्रवक्ता भी आते हैं और वो भी कहते हैं हम भी साथ में खड़े हैं इस आंदोलन के। आप साथ में खड़े हो आंदोलन के या नहीं खड़े हो? ये जो आंदोलन आज मैं उस आंदोलन के साथ खड़ा हूं जो आंदोलन ठीक ठाक चल रहा है। वो कहाँ चल रहा है? वो कहाँ चल रहा है? सुनो ना, मैं बताता हूँ। हाँ। वो बच्चे जो परेशान थे सेक्टर में बैठे 6 में, हमने उनको समर्थन भी दे रखा है, उनके पास जाते भी हैं, मेरे खाप के लोग भी वहां ज्यादा जाते हैं। कौन से 6 सेक्टर में बैठे हैं? रोहतक में बैठे हैं 3 बच्चे जो अनशन पे बैठे हैं। मतलब आपकी तरफ से 3 बच्चे बैठे हैं और यहाँ पे ये लोग हजारों इकट्ठा कर लेते हैं। उन बच्चों की अपनी सोच थी, पर उनका हम समर्थन दे रहे हैं, उनका मोरल डाउन नहीं होना दे रहे। उनकी थोड़ी संख्या बढ़ाइए ना, फिर तो पता लगे कि आपकी भी चलती है। संख्या की बात बहरहाल एक बार जसवीर, मैं पिक्चर नहीं बनाता। सोमवीर जसिया ने क्या बयान दिया था वो हम एक बार सुनवा देते हैं बलहारा साहब को, और जो बाकी पॉलिटिशियंस हमारे साथ बैठे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जो बैठे हैं, अगर उन्होंने ये बयान ना सुना हो उनको भी ये बयान सुनवा देते हैं, फिर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बयान सुनवाया जाए। मलिक साहब ने जिदन बात करो ना चन्नू कहे ना कि 24 घंटे में मोदी की नाड़ काट देंगे, पेशे कहेगा आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। मलिक साहब ने जिदन बात करो ना चन्नू कहे ना कि 24 घंटे में मोदी की नाड़ काट देंगे, पेशे कहेगा आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। मलिक साहब ने जिदन बात करो ना चन्नू कहे ना कि 24 घंटे में मोदी की नाड़ काट देंगे, पेशे कहेगा आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। मलिक साहब तो ये सोमवीर जसिया उभरते हुए जाट नेता, इन पर आरोप है कि ये सब जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मान साहब आपके पास आ रहा हूं, इनको यशपाल मलिक तो इनके नेता है ही हैं, लेकिन असली नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, और कांग्रेस के ये आपके पदाधिकारी भी रह चुके हैं। तो पूरा का पूरा जो गेम है ये हुड्डा साहब ने सेट कर रखा है। पहला सवाल तो आपसे ये कि ये जो बयान सोमवीर जसिया ने दिया, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की बयान की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। और जहाँ तक सोमवीर जसिया का कांग्रेस से कनेक्शन की बात है, आपके लोग जो है जो पार्टियों को कवर करते हैं उनको मालूम है कि स्टेट में केवल अब तक या तो स्टेट एग्जीक्यूटिव है यानी राज्य कार्यकारिणी है, या स्टेट बॉडी यानी पदाधिकारी हैं। और जिलों में अभी तक कोई बॉडी नहीं बनी है, ब्लॉक में कोई बॉडी नहीं बनी है। और यूथ कांग्रेस ये वाले जो बयान देते हैं, मान साहब मन इतना खुश हो जाता है। जब प्रोफेसर वीरेंद्र का ऑडियो निकला था तब भी यही बयान आया था, साई की तरह साथ रहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन जैसे ही उनका ऑडियो लीक हुआ तो आपने कहा नहीं, आज की तारीख में तो उनका हुड्डा साहब से कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये बात आपके जब अपने बंदे हैं ना, तो मेरी सलाह आपको ये है कि जो अपने बंदों को सपोर्ट किया करो। कभी कभी गलत भी करते हैं, कभी कभी ठीक भी करते हैं, लेकिन जब गलत करें तो आप लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। अब आप बात पूरी होने देंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी हाल में चुनाव हुए हैं यूथ कांग्रेस के, उसमें ये कोई पदाधिकारी नहीं है। तो आज की तारीख में ये जो सोमवीर हैं, ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संचालकों में से एक हैं जो जसिया में संघर्ष चल रहा है। बस एक लाइन का हाँ में या ना में जवाब देना, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल झूठ है। जो सोमवीर जसिया हैं, ये आज की तारीख में कांग्रेस कोई कनेक्शन नहीं है। अभी आप इनको नहीं मानते? कोई कनेक्शन नहीं है। भी क्लियर हो जाए ना। सुनिए सर, कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर हो जाए। सोमवीर जसिया अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या उनके चाहने वाले इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उनके फंडे भी क्लियर हो जाएं कि कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान कह रहे हैं कि सोमवीर जसिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है कांग्रेस का। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इस तरह के आरोप लगा करके यदि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार ये सोचती है कि कांग्रेस अपने कदम पीछे हटा ले इस आंदोलन को जो चल रहा है,
तो वो गलतफहमी में कांग्रेस, चूंकि उनके टाइम में ये आरक्षण मिला और जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण है, कांग्रेस का बाकायदा समर्थन है और रहेगा। जिस दिन 22 दिवस शांतिपूर्ण नहीं रहा उस दिन हम सबसे पल्ला झाड़ के साइड पे हो जाएंगे कि ये वाले तो जो लोग हैं इनका संबंध हमारे साथ पहले रहा होगा, आज नहीं है जी। नहीं, कोई कह रहा हूं मैं, जो भी जिम्मेवार आदमी, जो भी एक बात आप समझ लिए, जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है आंदोलन की, बहुत सारे आंदोलन साइकोलॉजी हम समझेंगे, समाजशास्त्री हमारे साथ है, कांग्रेस की फिलॉसफी समझाइए आप। नहीं, जो हमारा तजर्बा वो बताएंगे नहीं हम। मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड अत्रे जी, आंदोलन जो है वो सरकार लंबा खींचती है बहुत बार, बहुत हमारा भी ये अनुभव है। तो उसमें दो चीज़ों में से एक चीज़ बहुत स्वाभाविक है, या तो आंदोलन है वो उग्र रूप लेता है या आंदोलन टूटने की ओर बढ़ता है, उठता है। ये यहाँ कोई सी भी चीज़ ये दिख नहीं रही। सरकार इसलिए लंबा खींच रही है ताकि इनमें से कोई एक चीज़ सरकार के हाथ लग जाए। ये सरकार की रणनीति है। अशोक बल्हारा जी के पास एक बार तो आपके पास आऊंगा, वापस आपके पास आऊंगा। अत्रे साहब एक मिनट। अशोक बल्हारा जी, रण सिंह मान साहब के मुताबिक जो सोमवीर जसिया है, कांग्रेस का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने तो जैसे ही वो बयान दिया अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो ये संदेश आप तक पहुंच गया होगा? हाँ जी, देखिए क्या कहेंगे इस पे? ये रण सिंह मान जी कह रहे हैं जो इन अपने रिकॉर्ड के मुताबिक होगा। अजी ठीक है बोलिए। हाँ कहिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, रण सिंह मान जी जो कह रहे हैं ये अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे होंगे, ये इनका मत है। हम ये कह रहे हैं कि सोमवीर ने जो कहा उसके लिए खेद प्रकट कर दिया था। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का पद एक गरिमा में पूर्ण पद है। और एक भाई कह रहे थे कि दैया खाप का आज प्रधान महावीर दैया है और कोई प्रधान नहीं है, क्योंकि स्टेज पर सोनीपत के धरने पर देखा मैंने, रोहतक के धरने पर देखा मैंने, जस और उसके झज्जर के धरने पर देखा, और वहाँ महावीर आते हैं ससाना गांव से। आप लोग ले जाओगे वो प्रधान नहीं बन जाएगा, तुम्हारे कहने से नहीं बन सकता प्रधान। फिर वो आवाज आती नहीं है, समझ में आता नहीं है मसला। भाई सरकार की रोटी खाने वाला समाज प्रधान नहीं बनता, सीधा सरकारी आदमी प्रधान नहीं मानता समाज को समर्थन देने की सारी तपे मेरे साथ है, बल्हारा साहब और भैया साहब, आप दोनों को हम अलग से भी एक डिस्कशन करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पैनल में हम 8 लोग बैठे हैं, सबको मौका दीजिए। बल्हारा साहब आ रहे हैं आपके पास, वापस आएंगे। आप ये बताइए, इस आंदोलन को आपने पहले दिन से कहा था आपके नेता ने कि हम समर्थन प्राप्त जा भी रहे हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो दैया साहब जैसे ही जो खाप के नेता हैं, जाट नेता हैं, वो कहते हैं आप जाइए, राजनीति मत करिए यहाँ पे। तो उस स्थिति में फिर क्या होता है? देखिए मुकेश जी, आपने जैसे कहा हमने आरक्षण का समर्थन दिया, और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, हमने शांतिपूर्वक आंदोलन और धरने को समर्थन दिया है। और जहां तक बात है, दैया साहब ने ये कहा कि आप राजनीति मत कीजिए, हालांकि मुझे खैर अभी तक कोई ऐसा दैया साहब का बयान सुना नहीं मैंने कि दैया साहब ने ऐसा कहा होगा। और अगर चौटाला साहब गए थे, क्या कहा था आप अगर दैया साहब ये बात कहते हैं, हाँ अभय चौटाला कहाँ गए थे? आपके वहां धरनों पे गए थे? धरनों पे नहीं, मेरे वहां तो कभी नहीं गए। आप उनको अपने नेता मतलब जो जाट आंदोलन में कर रहे हैं, आपको उनकी सपोर्ट के बारे में आपने कोई बयान दिया था या नहीं दिया? मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ मुकेश जी, क्योंकि देखिए इन जो आरक्षण का आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन को हमारा समर्थन था, हमने समर्थन दिया था। और हम ये बात फिर बार बार कहते हैं कि अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक आपका अधिकार है, और वो आंदोलन संविधान के अंतर्गत शांतिपूर्वक होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की चर्चा अभी हो रही है, देखिए अभी हुड्डा साहब का जिक्र हुआ, और जहां तक मुझे याद है कि हुड्डा साहब अभी तक किसी भी धरने स्थल पे नहीं गए। अब वो धरना स्थल पे क्यों नहीं गए, ये मुझे समझ से बाहर है। होता अगर हुड्डा साहब पक्षधर होते या समर्थन कर रहे तो उनको धरना स्थल पे जाके समर्थन करना चाहिए था। और दूसरी बात, जिस तरह से जिक्र होता है शब्दों पे संयम और शब्दों की मर्यादा बनाए रखना किसी के लिए बहुत जरूरी है। और वो अगर मर्यादा टूटती है या संयम छूटता है तो वो बिल्कुल भी हितकर नहीं है, वो किसी के लिए भी हितकर नहीं है। लेकिन जैसे अभी बल्हारा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने क्षमा याचना कर ली है, तो मुझे लगता है कि अगर क्षमा याचना कर ली, और बल्हारा साहब की बात को हमें विश्वास भी करना चाहिए क्योंकि वो एक अधिकारी प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश जी, एक मुझे चर्चा को थोड़ा सा डाइवर्ट में जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आज 23 दिन के बाद भी जिस तरह के हालात आंदोलन के बन
बन रहे हैं, सरकार, जैसे आपने शुरू में कहा था कि सरकार का रुख सकारात्मक है, कतई सकारात्मक नहीं है। तो सरकार नकारात्मक रुख अपनाए हुए है। मुआवजे की घोषणा कर रही है, सरकार मुआवजा बढ़ा रही है, सरकार नौकरियां देने की बात कर रही है। वो बड़ी सीधी सी बात है। जिन 7 मांगों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, ये 7 मांगे वही हैं जो सरकार का अपना किया हुआ वायदा है। मांगे भी तो बदलती जा रही है। नहीं, मांगे वही है, 7 मांगे कहीं नहीं बदली। उन्होंने पक्की नौकरी मांगी, कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी निश्चित रूप से, लेकिन ये पक्की नौकरी मांग रहे हैं और सरकार ने वायदा किया था पक्की नौकरी देने का। आज सरकार के लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं, आज भी वो 25 नौकरियों देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्या जो उनकी मांग पक्की नौकरी देने की थी, क्या आपने वो मांग पूरी की? सरकार जितनी बात, देखिए सरकार का रुख नकारात्मक कैसे है? 23 दिन हो गए धरने चलते हुए, 23 दिन से लोग आंदोलनरत हैं। सरकार अगर चाहती, मुख्यमंत्री जी इनको बुलाते और कहते कि साहब आपकी इन मांगों पे हम पहले से सहमत है, हमने आपसे इन्हीं मांगों पे समझौता किया था, हम आपकी मांगे पूरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार में ऐसा कर रही है। सरकार के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री भी हैं और वकील भी हैं। इन तीनों का रुख भी हम जानेंगे, लेकिन पैनल क्योंकि आज बहुत बड़ा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हमारा हो गया। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे पास, क्योंकि सभी पक्षों को हम जानने की कोशिश करेंगे उनके विरोधियों की नज़र से कि उनके बारे में उनके विरोधी क्या कहते हैं, और शायद यही हमारी खासियत है, यही बिग बुलेटिन की खासियत है। बने रहे हमारे साथ, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का पैनल भी बहुत बड़ा है। मुद्दा तो हरियाणा में आज की तारीख में सबसे बड़ा है जाट आंदोलन के जो अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर आज हम फिर परिचर्चा कर रहे हैं। अब जो रंग आया है कि कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी भाई हैं हमारे, उनके सुर थोड़े से बदलते जा रहे हैं। भीड़ अच्छी इकट्ठी हो रही है तो बयान दे दिया सोमवीर जसिया ने कि यशपाल मलिक साहब कहें तो गर्दन काट के ले आऊं। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पे माफी भी मांग ली। बलहारा साहब भी हमारे साथ हैं। भाजपा के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार, आंदोलन को लेकर क्या है आपकी राय? क्योंकि आंदोलन पर कभी आप बड़ा सख्त रुख दिखाते हैं। पिछले बार मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि लठ पे जोर पे तो आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन जब लठ दिखाया तो आरक्षण भी दे दिया। हालांकि अब कोर्ट में फंस गया। अब मुआवजे की घोषणा कर दी आपने, किस चीज़ का मुआवजा दे रहे हैं? फिर मुआवजा आपने बढ़ा भी दिया। बहुत ही लचीली सरकार है आपकी, या कहें कि स्पाइनलेस। मुकेश जी, इस आंदोलन का कोई औचित्य न था न अब है, तो फिर आप क्यों इस आंदोलन बता रहा हूं ना, इस आंदोलन के पीछे की जो भावना है उसके उसमें जाना चाहिए। क्यों आप मुआवजा बढ़ा देते हैं? हम नहीं चाहते कि कोई हमारे ऊपर यह दोषारोपण करे कि जो लोग इस तरह के आंदोलन को हवा दे रहे हैं वो आंदोलन को ठीक दिशा में लेकर के जा रहे हैं। देखिए, सरकार ने आंदोलन शुरू होने से पहले ही, बल्कि उससे भी बहुत पहले, जो आंदोलनकारी या समाज की, जाट समाज की जो भी मांगे थी उन सबको मान लिया था। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां 23 दिन पहले थे। आपने इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। वो मैं बता रहा हूं ना, आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं। एक मिनट परवीन जी, आप मत बोलिएगा बीच में। आपने जो जाट भाई हैं उनकी कौन कौन सी डिमांड्स आपने मानी, ये बताइए हमें। एक एक करके जवाब दीजिएगा, लंबा नहीं, फिर हम बातचीत करते हैं। आप मुख्य जो 2 मांगे हैं, बताइए। पहली कौन सी? पहली कौन सी? 3 मांगे मानी है। पहली कौन सी थी? एक तो मुआवजे की बढ़ाना चाहिए, घायलों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कितना मुआवजा दिया आपने? हमने डबल कर दिया। पहले 1 लाख था, 2 लाख कर दिया। क्यों किया डबल? प्रेशर आया? नहीं, प्रेशर से नहीं है, इसको पहले ही कहा गया था। इसको प्रेशर ही कहा जाता है। मैं बताता हूं। दूसरी बताइए कौन सी? पहले ही माना हुआ था इसको। दूसरी मांगी नौकरियों की बात की। नौकरी आपने दी दिहाड़ी वाली? नहीं, दिहाड़ी वाली नहीं। देखिए मुकेश जी, नियम कायदा कानूनों से बाहर जाकर थोड़ी कोई दे सकता है। डीसी रेट पे नौकरी दी? नहीं, कल को कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ऐसे दे नहीं सकते। उस नौकरी का देने का फायदा क्या है जो कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाए? आपने ये कहा था डीसी रेट पे नौकरी देंगे। सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। बताइए। डीसी रेट पे देने का मतलब ये नहीं है कि वो नौकरी कोई ऐसी है दिहाड़ी वाली नौकरी है। डीसी एक रेट है, एक तनख्वाह तय की गई है, लेकिन हमने एडहॉक बेस की नौकरी दी है। उसको कच्चा कर्मचारी लगाया, उसके बाद में पक्का करेंगे। जो नियम है काबिलियत के हिसाब से पक्की, मैं बता रहा हूं। सरकार अगर कंपनसेशन ग्राउंड पे नौकरी देती है
तो जो कंपनसेशन ग्राउंड पे ही नौकरी देने की बात की थी ना, और उसमें सर पक्की नौकरी मिलती है। कंपनसेशन किस बात की? कंपनसेशन नियम कायदा कानून कंपनसेशन किस बात की? वाह, बहुत बढ़िया सवाल आपने मुझसे किया। कंपनसेशन संजय भाई इस बात की कि जाट भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनका ये मानना है कि जो लोग इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए या मर गए उनके परिजनों को नौकरी दी जाए, वो कंपनसेशन। उस कंपनसेशन के आधार पर ही सरकार ने नौकरी उस कंपनसेशन के आधार पे डीसी रेट पे नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। डीसी रेट एक तय तनख्वाह है, पहले अडहॉक ही लगाया जाएगा, ऐसा नियम जैसा है वैसे ही। बाकी तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा ना। जब आप ऐसे ऐसे नियम निकाल रहे हैं तब आपकी नीयत पे शक हो रहा है, और लगातार जो यशपाल मलिक अत्रे जी आप तो जानते हैं यार, आंदोलन कर रहा है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप अत्रे जी आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं, जाटों को दें ना दें, देंगे तो ये हो जाएगा, ना दें तो ये फिर लट लेके आ जाएंगे। मेरा समय तो आप ही ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको भाषण का मौका नहीं दे रहा हूँ, परिचर्चा का मौका दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, बताइए फिर आप। कि सरकार ने जो मुआवजा था वो पहले ही दे दिया था, जो मृतक थे उनके परिवारों को मुआवजा बहुत पहले दे दिया था। जो नौकरी की बात थी हमने कहा 15 दिन में अप्लाई करिए, जो सरकार का नियम है, जो प्रदेश सरकार जिस हिसाब से नौकरी दे रही है उस हिसाब से नौकरी देगी, बाद में उनको पक्का भी करेगी। तीसरी मांग थी कि जो ऐसे लोग मरे हैं या जो मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लिया जाए। देखिए सरकार ने पहले ही 1300 मुकदमे समाप्त कर दिए। गंभीर आरोप है, कैसे वापस लें? जो आरोप अब मान लो सीबीआई में कोई केस चल रहा है, उसको सरकार थोड़ा ही वापस ले सकती है, नहीं ले सकती। जो 500 मुकदमे रह गए हैं, 600 मुकदमे रह गए हैं, है, मुझे लगता है एसवाईएल वाला जो मुद्दा चल रहा है उसी तरीके से रूप लेने वाली है। असल में क्या है वापस आपके पास आएंगे प्रोफेसर, आंदोलन के लिए राजनीति नहीं हो रही। प्रोफेसर बीपी यादव एक समाजशास्त्री है, ये तो इस देश का भाईचारा बिगाड़ने के लिए राजनीति हो रही है। एक मिनट, वो जो भाईचारा है वो दिखाई दे रहा है, पिछले 20 दिन से लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जो आपकी सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम बीपी यादव के पास जा रहे हैं, प्रोफेसर है, समाजशास्त्री है। समाजशास्त्री के तौर पर ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है पिछले 20 दिनों से, या यूं कहिए कि पिछले फरवरी से 1 साल हो गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या हल हो सकता है इसका? इसमें जो मुझे एक शिक्षाविद के नाते जो लग रहा है कि जो हमारी ओबीसी का जो मामला हरियाणा में है, जब तक जो भी समाज के इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें हमारा जो लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें हैं और उसके बाद हमारी जो जुडिशरी है, जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में है जी, तो अब उसकी सुनवाई बराबर जारी है, तो बजाय किसी रूप में इसको हम देखें, सबसे बिल्कुल आपकी आवाज में थोड़ा ऐसी दिक्कत आ रही है, वापस आपके पास हम आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आप समझाना चाहते हैं हम समझ गए कि मामला न्यायालय में है और उसका इंतजार करना चाहिए था। वकील हमारे साथ हैं, न्यायालय की बात चल रही है, हरीश जी। हरीश भाई आप ये बताइए हमें कि जब मामला न्यायालय में है, एक तो यह है कि सीधा सीधा जो आरक्षण पर अभी रोक लगी है वो आज भी बरकरार है, ठीक है। दूसरा, जो हमारे जाट भाई हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग इस आंदोलन के दौरान जेल में डाले गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो उनको छोड़ा जा सकता है, सरकार के पास कुछ ऐसा हथियार है कि सरकार चाहते हुए भी उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर रही है, या फिर सरकार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो दूर है, भ्रम की स्थिति बनाकर अपनी राजनीति चला रही है? जी, मैं कानूनन स्थिति जरा मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षण किस आधार पे मिलता है। एक NCDR नेशनल कमीशन होता है जो अपनी एक रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन 2014 में जब पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया जाटों को और अदर कम्युनिटीज़ को, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा या कोई ऐसा एनालिसिस ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोड्यूस कर पाई है जिसके आधार पर इस आरक्षण को जस्टिफाई किया जा सके। जब तक ऐसा कोई सर्वे सामने नहीं आ पाएगा, कानूनन स्थिति ये है कि ये बार बार कोर्ट में जाकर ऐसे ही मामला स्टे होने वाला है। जो दूसरा मामला है, आप कहते हैं कि जो केस वापस लेने का है, जी देखिए सरकार बलवान है, कुछ भी कर सकती है, पर बात यह है कि उस कानून के दायरे में ऐसा एक बार अगर FIR याचिका लगाई गई है आज, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी, आरक्षण को चुनौती दे दी गई है उसमें? तो जी आरक्षण
बार बार चुनौती ये मिलेगी ही। आप सरकार चाहे कितनी बार भी आरक्षण देगी, वो एक आधारहीन आरक्षण है जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कितनी ही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर कहा गया है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, सर्वे करवाना पड़ेगा। जब बल्हारा साहब के पास चलते हैं हरीश जी। बल्हारा साहब, ये अब आप भी जानते हैं, इतने सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं और जो बेसिक चीजें हैं वो वाली चीजें सरकार फॉलो करे, इतना आप टाइम देने को तैयार नहीं है। हालांकि अब जो आपका आंदोलन हो रहा है इसमें आपकी मांगे जो हैं वो ये है कि आंदोलनकारियों को छोड़ दिया जाए। सरकार कहती है जिन पे संगीन आरोप है उनको भाई कैसे छोड़ दें, मुआवजा बढ़ा के दे रहे हैं, डबल कर दिया। तो अब आंदोलन के मायने क्या बचे हैं इस लिहाज से आपके? देखिए मुकेश जी, मैं 3 आदमियों की इकट्ठे जवाब दूंगा। एक वकील भाई बैठे हैं, एक प्रोफेसर साहब बैठे, एक संजय शर्मा बैठे हैं। वकील भाई को तो इतना कहना चाहूंगा, अगर अपनी बुद्धि में सुधार करें। पिछले 18 जातियों को 2 महीने पहले दे दिया, उसका कौन सा सर्वे हुआ था हम अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह दिया जाता है, कोई भी स्टेटस होता है शैक्षणिक, इकोनॉमिक आधार पर और सोशल आधार पर, ये 3 पैरामीटर होते हैं। दूसरा, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये लटका हुआ है, इसका औचित्य क्या है। आपने बड़ा धड़ाके से कह दिया, हमारी पीड़ा समझो ना, 23-24 दिन से हम बैठे हैं और किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। और संजय शर्मा को ये कहना चाहूंगा, आपने ज्यादा खुशी न मनाए, हम परेशानी में हैं और तुम मजे कर रहे हो। और ये सोचो, आपने झूठ बोलते हो आकर के, हमारा केंद्र का आरक्षण आज तक तुमने एक मीटिंग भी करना मुनासिब नहीं समझा। 1 साल हो गया, आपके गृह मंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कहे हुए वर्ड पर एक आज मीटिंग नहीं हुई केंद्र सरकार के आरक्षण की। दूसरा हरियाणा का था, हमने भी पता है कोर्ट के अंदर चल रहा, केवल दूसरा कोर्ट केवल हरियाणा का आरक्षण है। तीसरा, मुकदमे वापसी की बात आई थी, आज तक आपने नहीं किया। और उसके बाद जेल से बच्चा रिहा करने की आपने हाँ भरी थी, वो नहीं किया। राजकुमार सैनी जिसके खिलाफ कार्रवाई की बात है, उसके खिलाफ बैठे हैं, हालांकि जो अधिकारी है जिन्होंने प्रदेश का माहौल बिगाड़ा, आपके ख्यालात से मेल नहीं खाते। सुरेंद्र दहिया जी, जो बल्हारा साहब कह रहे हैं, बल्हारा साहब जो कह रहे हैं, पहले सवाल तो सुन लीजिए दहिया जी। जो बल्हारा साहब कह रहे हैं, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं रखता। जिस आदमी को ABCD का पता ही नहीं आरक्षण का, वह धरने पे आए, इकट्ठे हुई करी और चले गए। आज तक किसी वकील के पास इनका बॉस नहीं गया, किसी वकील को करके कोर्ट में खड़े नहीं हुए, कमीशन बोर्ड के पास नहीं गए, हम बैकवर्ड कमीशन के पास जो हमने अब एप्लीकेशन लगा रखी है सर्वे की। ये कह रहे हैं ना, अभी इतनी सारी जातियों को दे दिया तो जाटों को क्यों नहीं मिल सकता? बार बार कानून बदलते हैं, जैसे बार बार पार्टियां बदल लेते हैं, कभी ये किसी में चले जाते हैं, कभी किसी में चले, ऐसे कानून भी बदल देते हैं। नहीं, हम पर्सनल अटैक वाली बात नहीं कर रहे हैं। वो एक जो जाट समुदाय है उसका जो एक गुट है यशपाल मलिक, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे सम्मान के। सुनिए भैया साहब, सुनिए ना, फिर तो हम आप दोनों को बुलाते ही नहीं, हम आपस में परिचर्चा कर लेते हैं। अब उस गुट का प्रतिनिधित्व करने का, अपनी बात कहने का उनको पूरा अधिकार है। जो बात इनकी हमें अच्छी नहीं लगेगी हम टोकेंगे, जैसे आपको टोक रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये इनका कहना है कि जो बाकी जातियां हैं उनको आरक्षण मिल गया तो भाई जाट भाइयों को क्यों नहीं मिल सकता? वकील साहब, मिल सकता है। वकील साहब आपसे ये बात कही थी उन्होंने, क्यों नहीं मिल सकता फिर जाटों को? जी ऐसा है, केसी गुप्ता कमेटी के आधार पर इन्होंने आरक्षण दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है उसको, क्योंकि उस पे कहा गया था वो सर्वे गलत आधार पे किया गया था। और उस जब तक एक इंडिपेंडेंट सर्वे दोबारा नहीं कंडक्ट किया जाता है, जी 3 आधार होते हैं, सोशल होता है, एजुकेशनल होता है और इकोनॉमिक आधार पे, जब तक ये 3 आधार ये पूरे एक कॉम्प्रिहेंसिव जब तक स्टडी नहीं होगी। एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा मैं। जो सबसे पहला सर्वे किया गया था उसको पहले डिमांड किया गया था कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइज सर्वे होगा। बाद में यूपीए सरकार ने क्या किया, उनको कहा कि नहीं, आप एक ऐसे ही सर्वे कर दीजिए जो लिटरेचर के आधार पे, सेंसस के आधार पे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कोई तरीका नहीं है आपको सर्वे करने का, और इसी आधार पे ये रिजर्वेशन रद्द किया गया था। जब तक ये सर्वे नहीं होंगे। अच्छा, अभी जो आंदोलन के दौरान जो लोग जेल में गए हैं, सरकार के पास राइट्स होते हैं ना कि माफ कर दें? अभी जब गुजरात में हुआ था ये मसला, पटेल आंदोलन, जहां तक तो वो वाले तो सारे वापस ले लिए, तो फिर हमारे जाट भाइयों को भी मिलना चाहिए मौका। वहां पे क्या आधार लिया गया था? जी
कानून एक तरीके से एक ऑर्डिनेंस लाके ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन लाके या कोई ऐसी कुछ लाकर सरकार कर सकती है। ऐसे केस वापस लेना एक अपने में बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर है जो सीआरपीसी के तहत तय किया जाता है। उसके बाहर जाके सरकार एक विधेयक लाए या कुछ ऐसा करे जिसके अंदर वापस ले सके। सरकार कैसा मूड है संजय शर्मा जी? कुछ नहीं, ऐसा है मुकेश जी, सरकार के खिलाफ कोई मुकदमे हो तो वापस लिए जा सकते हैं, सरकार ने कोई मुकदमे किए हो तो वापस किए जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत मुकदमे हैं, मान लो अब कैप्टन अभिमन्यु की कोठी पे आग लगाने का मुकदमा है, वो सरकार वापस ले नहीं सकती, वो इंडिविजुअल मुकदमे हैं। कानून जानने वाले वकील लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार क्या खुला मन है, सरकार फिर भी कह रही है कि आप सुझाइए, हम आपसे बातचीत के रास्ते खुले हैं, आप आइए बात करिए। लेकिन ये आंदोलन का रास्ता बिना खाम न बताना, केवल कुछ राजनीतिक लोगों का अपनी रोटियां सेकना या कुछ लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाहर प्रदेशों से ये जो सोमवीर जसिया है, सोमवीर जसिया जो हैं, इन पे भी आरोप है ना, कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाया था इन्होंने, ये मुकदमा चल रहा है। तो मुकदमा जसिया का धरना इनके नेतृत्व में चल रहा है। फिर और यशपाल मलिक इनको गिरफ्तार करवाया था दिल्ली में जाकर आग लगाएंगे। आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार ने इनको गिरफ्तार करवाया था? मैं यही तो बता रहा हूं ना आपको, नहीं, सरकार ने गिरफ्तार किया, वो उसके ऊपर भगोड़ा भी वहां से हुआ, सरकार उसको गिरफ्तार भी करेगी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी बातें सुन के, आपकी बातें सुन के, आपकी बातें सुन के पता नहीं राजनीतिक नेतागिरी चमकाने का, ये केवल अपने आप को हरियाणा की सरकार जो विकास का काम कर रही है उसको डिसेबल करने का प्रयास कुछ राजनीतिक दल और कुछ ऐसे समाज के लोग भगोड़ा बता रहे हैं जी, भगोड़ा बता रहे हैं संजय शर्मा जी। इनेलो देखिए मुकेश जी, बात ये है कि जो ज्ञान यहाँ पे संजय शर्मा जी अब दे रहे हैं, क्या जिस वक्त ये फरवरी के अंदर समझौता कर रहे थे राजनाथ सिंह जी कोठी पे, क्या ये ज्ञान उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था? जब ये मार्च में समझौता कर रहे थे तब ये ज्ञान कहां चला गया था? जब जून में इन्होंने लिखित समझौता किया इन 7 मांगों को मानने का, मुकदमे वापस लेने का, तब भी ज्ञान नहीं आया इनको। ये किसी तरह से, अरे संजय जी सुन लीजिए, आप ही का क्या वायदा है, आप ही का क्या वायदा है, अनिल जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं आप दोनों से गुजारिश है, क्योंकि हमारे साथ बात जो बड़ी रण सिंह मान साहब महत्वपूर्ण चीज है मुकेश जी, एक मिनट पूरी करूंगा, संजय जी ताव मत खाइए, सुन लीजिए। मैंने पहले एक लाइन बोली थी, सरकार का नकारात्मक रुख, वो नकारात्मक रुख कैसे सामने आता है? जिन वायदों की बात जब जैसे मैं बोलता हूं कि साहब अनिल जैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, तो संजय जी बोलते हैं कि साहब हमने कब कहा था। देखिए आप जिस वक्त ये वायदा करते हैं, और इवन जून में तो आपने लिखित समझौता किया हुआ उनसे, तो उसको क्यों नहीं मान रहे उसको? उस समझौते में वापस लेने की बात आपने खुद की है। और दूसरी बात जो आप बार बार जिक्र करते हैं संजय जी, जिस वक्त राजकुमार सैनी जी ने विधानसभा में जब बिल पास हो रहा था, उस वक्त एक बयान दिया था उसी दिन सेम डे कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तब भी आपका ये ज्ञान चक्षु नहीं खुला था। तब भी क्या आपको नहीं लगता था, अगर आपकी इंटेंशन थी कि इमीडिएट इसको शेड्यूल 9 में डलवा देंगे, कोर्ट में चैलेंज ना हो? वापस हम आएंगे, शेड्यूल 9 की बात करेंगे। लेकिन आज जो मसला है, ये जो आंदोलन को लेकर आंदोलनकारियों का जो हौसला बढ़ा है, उस चीज को लेकर है। जो बयानात आए हैं, कंट्रोवर्शियल बयानात आए हैं, हथियार वहां पे देखे गए हैं, तो आज जो परिचर्चा है हमारी अलग हो रही है, उस पर हम सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आपसे मेरा सवाल यह है कि जो मांगे हमारे जाट भाई कर रहे हैं, हम जानते हैं आपका ताल्लुक भी जाट समाज से है और इस आरक्षण के आप भी पक्षधर हैं, वो मांगे कहां तक जायज हैं? पहली, आरक्षण की आपको पता है कोर्ट में मसला चल रहा है, और दूसरा जो लोग जेल के अंदर हैं उनको छोड़ने की जो बात कही जा रही है, आप उसका किस हद तक समर्थन करते हैं और उसके पीछे तर्क क्या है आपका? देखिए, पहले तो मैं अत्रे जी के सवाल का जवाब दूंगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कह रहे थे कि वो क्यों नहीं आए। ये नसीहत आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने से पहले अपने सुप्रीमो को और अपने सांसद को दीजिए, जो कि आर्थिक आधार पर बात कर रहे हैं। एक नहीं यूं कहने से कोई बात नहीं, इतने दिन है वो घूम रहे हैं। नहीं, प्रत्येक धरने पे जाके आए, कौन समर्थन देके आए। ओम प्रकाश चौटाला गए, ओम प्रकाश चौटाला गए, चौटाला साहब की वास्तुस्थिति दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं? अब ये चौटाला साहब गए, हुड्डा साहब गए, ये वाला मुद्दा नहीं है सर। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं इन्होंने छेड़ा तो बोल रहा हूँ ना मैं। अब आज समय नहीं सर, इतना समय नहीं है, इतना समय। चौटाला क्या बोल रहे हैं? आप ये बताइए कि ये जो जाट भाई मांग कर रहे हैं, आंदोलनकारी जो जेल में बंद हैं उनको छोड़ देना चाहिए, चाहे उनके ऊपर कोई भी आरोप हो। और दूसरा, जब आरक्षण का मामला भी कोर्ट में लंबित है, तो इस चीज को लेकर ये धरना प्रदर्शन कहां तक जायज है? इसका जवाब दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। आपके सवाल पर आ रहा हूं बाकायदा। देखिए, जब आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हुआ,
तो उसके बाद में लोग एक तरह से जो थे अपने निराश होकर के कह लीजिए या असंतुष्ट होकर के बैठ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही समाज के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिले और अमित शाह जी से मिले। तो जो ये निरस्त होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, हाँ वो क्या है, उसका सच क्या है बता, ये जरूरत है ना। जब ये बात जब आम आदमी को क्या पता लगेगी, जब प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कि जब निरस्त होगा तो वो वापस कैसे मिलेगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से बातें होती हैं। देखिए ये जो आंदोलन है ये भारतीय जनता पार्टी की जिद के और जाति के खिलाफ है, क्योंकि आज तक तो प्रधानमंत्री जी ने ये कह करके उसको दोबारा संभाला। तीसरी बार आंदोलन कह रहा हूं, ये जो आंदोलन अभी तीसरी बार धरने पे है। मुख्य मांग ये है कि जो आंदोलनकारी हैं उनको जेल से रिहा कर दिया जाए, जो भी इस आंदोलन के दौरान जेल में डाले गए हैं उनके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं, और जो मृतक हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी। ये बात कहां से आई सर? मैं यही तो कह रहा हूं। हाँ, तो इसका जवाब दीजिए। आप इसका समर्थन करते हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये बात कहां से आई? आप इसका समर्थन करते हैं? आश्वासन क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया? और कांग्रेस इसका समर्थन करती है या नहीं? समाज के लोग मिले, उनको यदि आश्वासन दिया तो उसको पूरा करो। साहब, कांग्रेस इसका समर्थन करती है? बिल्कुल करती है। जो मांग है उनका समर्थन। जो भी गुनाह किया हो वो सारे नहीं, ये नहीं है गुनाह किया हो। आप उसको इस तरह से मत तो ये तो लॉजिक यही दे रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उनके ऊपर और बड़े मामले हैं, तो कैसे रिहा कर दें? जो समझौते में किस से की हाँ भरी थी उसको फिर हाँ क्यों भरी? तो मांग लिया ना जी। हाँ मान दैया साहब, ये जो मांग है जाट समाज की मांग है, और जाट समाज के दैया साहब के प्रधान है जो भाई कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी, जो जाट भाई मांग कर रहे हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाने चाहिए। आप इस मांग की समर्थन करते हैं? चाहिए, क्योंकि पहले भी चाहे उन्होंने कोई भी गुनाह किया हो। यशपाल मलिक के लिए है, यशपाल मलिक के मुकदमे 3 जनों के ले लिए थे। एक मिनट जी, आप सुने, इन्होंने पहले भी लिए हैं जून जुलाई में धरनों से डरते हुए, तो अब क्यों नहीं ले रही सरकार है? जी प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट अपने पास 30 सेकंड है, थोड़ा जल्दी बोलिए। क्या आपकी राय है, समाज को किस तरीके से चलना चाहिए समाज शास्त्री के तौर पे? मुझे लगता है कि जो हमारे जो विभिन्न जो नेता है अलग अलग पार्टियों के, सबको एक राय होना चाहिए इसमें कि जो भी हमें जो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका इंतजार करना चाहिए, और जो सर्वे के लिए कहा जी। समय थोड़ा सा कम है इसलिए आपको बीच में रोक रहे हैं। जितने मेहमान आज हमारे साथ जुड़े, पैनल आज क्योंकि बड़ा था, बोलने का समय थोड़ा कम मिला, इसके लिए तहे दिल से हम आपसे माफी चाहते हैं। ये बिग बुलेटिन है, कोई अदालत नहीं कि फैसला यहां पर हो रहा है, आप तक पहुंचे बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, ये हमारा कर्तव्य है, और हमें उम्मीद है कि इस कर्तव्य को जो हम निभा रहे हैं आपको पसंद भी आ रहा होगा। बहरहाल बिग बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी पर बदस्तूर जारी है।